ये दुनिया पहले ऐसी नहीं थी। एक वक्त था जब इंसान सिर्फ इंसान थे, ना कोई अलग शक्ति थी, ना ही कोई दुश्मन का डर। पर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सब कुछ तब बदल गया जब अचानक दूसरी दुनिया से डल्की नाम के दरिंदे आए। उनका मकसद सिर्फ एक था, इंसानियत को पूरी तरह मिटा देना। शहर के शहर जलकर राख होने लगे। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, पर उन दरिंदों के सामने सब लाचार थे। इंसानियत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। और तब जब सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी, तब कुछ ऐसी ताकतें सामने आई जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ लोग जो सदियों से अपनी शक्तियां छुपाए बैठे थे, वो बाहर नए हीरोज बनकर उभरे। इंसान उनसे सीखने लगे, उनकी शक्तियों को समझने लगे, और इस तरह जन्म हुआ एक नए दौर का, जहां बच्चों को बचपन से ही लड़ना सिखाया जाता है। मिलिट्री एकेडमीज की दुनिया। लेकिन इस नई दुनिया का एक बहुत ही क्रूल रूल था। यहाँ दोस्ती या प्यार से ज्यादा तुम्हारी पावर और तुम्हारा रैंक मैटर करता है। स्ट्रॉन्ग राज करते हैं और कमजोर सफर। और इसी रूथलेसली कंपेटिटिव दुनिया के बीच खड़ा था एक लड़का, क्विन टैलन। एक ऐसा स्टूडेंट जिसे सब सबसे कमजोर समझते थे, जिसका कोई नहीं था। क्विन ने इस बेरहम जंग में सब कुछ खो दिया था। उसके पास ना कोई परिवार बचा था और ना ही कोई शक्ति। रोज उसे बुली किया जाता, पर वो कुछ नहीं कर पाता था। पर उसके पास एक चीज थी जो उसके पेरेंट्स छोड़कर गए थे, एक पुरानी अजीब सी किताब जिस पर कोई टाइटल नहीं था और जो आज तक कभी खुली ही नहीं थी। लेकिन एक रात जब क्विन के खून की एक बूंद अचानक उस किताब पर गिरी, तो सदियों से बंद वो पन्ना अचानक ग्लो करने लगा। उसी पल क्विन के दिमाग में एक अजीब सी कंप्यूटर वॉइस गूंजी, एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर उसके पूरे शरीर में एक ठंडक सी दौड़ गई। सिस्टम नोटिफिकेशन, वैम्पायर सिस्टम एक्टिवेटेड। तुमने एक नया सिस्टम अनलॉक कर लिया है, लेवल 1 वैम्पायर इनिशिएटेड। क्विन को अपनी बॉडी में एक अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा। उसका दर्द गायब हो रहा था और उसकी वेन्स में एक ऐसी एनर्जी दौड़ रही थी जो पहले कभी नहीं थी। लेकिन इस नई ताकत के साथ साथ उसके अंदर एक ऐसी चीज जागी जिसने उसे डरा कर रख दिया। एक ऐसी भूख जो किसी खाने से नहीं मिट सकती थी, खून की भूख। दिन में एक आम कमजोर सा दिखने वाला स्टूडेंट, पर रात के अंधेरे में कुछ और, एक ऐसा क्रीचर जिसके बारे में सोचकर ही लोगों की रूह कांप जाए। यह दुनिया अब तक सिर्फ एक ही रूल जानती थी कि जो कमजोर है उसे मिटा दिया जाए, पर अब क्विन इस पूरे सिस्टम को बदलने वाला था अपनी शर्तों पर। यह कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे वैम्पायर की जो इंसान रहना चाहता है, पर जिसे दुनिया एक मॉन्स्टर बनाने पर मजबूर कर देगी। क्या क्विन इस वैम्पायर सिस्टम के रास्ते पर चलकर अपनी पहचान बचा पाएगा, या फिर वो इस अंधेरे में पूरी तरह खो जाएगा? गेम अब शुरू होता है। अगर आपको ये कहानी और प्रीमियम विजुअल्स पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट मुझे आगे ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डार्क वैम्पायर वर्ल्ड के अंदर चलते हैं और कहानी को ऑफिशियली शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्विन, संभल कर चलना, कहीं गिरकर मर मत जाना। स्कूल के गलियारे में पीछे से एक लड़का जोर से चिल्लाया। क्विन बिना रुके बस चलता रहा। रोजाना का यह टॉर्चर अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। बात मामूली थी, पर उसका स्वाभिमान उसे चुप रहने की इजाजत नहीं दे रहा था। क्विन अचानक रुक गया। उसने अपनी उंगली से चश्मे को ऊपर धकेला जो उसकी नाक से नीचे फिसल गया था। उसका चश्मा बेहद पुराना और खस्ता हाल था। वो पलटा और बिना एक पल गंवाए उसने सीधे अपनी बीच की उंगली हवा में उठा दी। मुझे शर्त मंजूर है, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम्हें दिख भी रहा है कि मैंने कितनी उंगलियां उठाई हैं? यह देखते ही उस लड़के का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींची और सीधे क्विन की तरफ दौड़ पड़ा। तुम लेवल 1 के कचरे, तुम्हें कब समझ आएगा कि इस दुनिया में तुम्हारी कोई औकात नहीं है? लड़के ने अपने दोनों हाथों को आपस में मिलाया। अचानक उसकी हथेलियों के बीच एक हरे रंग की चमकदार रोशनी का गोला बनने लगा। वो एक एबिलिटी यूजर था। जब वो क्विन से महज कुछ ही मीटर की दूरी पर था, उसने अपने हाथ आगे की तरफ झटके। हथेलियों से वो हरी एनर्जी बीम सीधे क्विन की तरफ शूट हुई। गलियारा संकरा था, भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो बीम इतनी तेज थी कि क्विन उसे डॉज नहीं कर सकता था। उसने बस अपने दांत भींचे और आने वाले दर्द के लिए खुद को तैयार किया। जैसे ही वो एनर्जी बीम क्विन से टकराई, एक जोरदार धमाका हुआ। उसका शरीर हवा में उछल गया और वो सीधा पीछे दीवार से जा टकराया। अरे वहां क्या हो रहा है? पास खड़े एक स्टूडेंट ने हैरान होकर कहा, क्या ये लोग स्कूल के आखिरी दिन भी लड़ाई कर रहे हैं? धमाके की आवाज सुनते ही गलियारे में तुरंत एक भारी भीड़ जमा हो गई। हर कोई यह देखने के लिए बेताब था कि आखिर ये तमाशा क्या है। भीड़ में से एक लड़की दौड़ती हुई दीवार के उस टूटे हुए हिस्से की तरफ गई ताकि वो घायल स्टूडेंट की मदद कर सके। धीरे धीरे हवा में उड़ती धूल बैठने लगी। धूल के बीच से क्विन के हल्के घुंघराले काले बाल दिखाई देने लगे। लेकिन जैसे ही धूल पूरी तरह साफ हुई और उस लड़की ने देखा कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि क्विन है, वो तुरंत पीछे हट गई। उसने अपना मुंह फेर लिया जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। जब वो लड़की वापस अपने दोस्तों के पास पहुंची तो क्विन ने देखा कि वे सब उस पर हंस रहे थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम उसकी मदद करने जा रही थी। मुझे नहीं पता था कि वो कौन है, उस लड़की ने झेंपते हुए पलटकर जवाब दिया। क्विन की मदद करना जैसे उनके लिए एक शर्म की बात थी। क्विन धीरे से खड़ा हुआ और जमीन से अपना चश्मा उठाया। उम्मीद के मुताबिक चश्मे की एक साइड का फ्रेम फिर से टूटकर अलग हो चुका था। धत तेरे की, फिर से टूट गया। उसने बुदबुदाते हुए चश्मे को देखा। आज स्कूल का आखिरी दिन था। क्विन बस इतनी उम्मीद कर रहा था कि काश आज के दिन कोई उसे परेशान न करे। वो इस रोज रोज की जिल्लत से बुरी तरह थक चुका था। लेकिन वो उन लोगों में से नहीं था जो सब कुछ चुपचाप सह ले। उसने स्कूल में ऐसे बहुत से लोगों को देखा था जिन्होंने सिर झुकाकर जुल्म सहने का रास्ता चुना था, और उनका अंजाम क्विन से भी कहीं ज्यादा बदतर था। बाकी स्टूडेंट्स की तरह क्विन स्कूल के बाद वहां नहीं रुका। जब वो वहां से गुजरा तो उसने देखा कि लोग आपस में बातें कर रहे थे, कुछ हंस रहे थे तो कुछ इस सोच में रो रहे थे कि शायद वे अब कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। लेकिन क्विन इस सब का हिस्सा नहीं था और न ही वो कभी बनना चाहता था। उसके लिए ये भावनाएं बेमानी थीं। जब वो आखिरकार अपने घर पहुंचा तो उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। क्विन एक बेहद छोटे सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट में रहता था। कमरे की दीवार में एक टीवी लगा हुआ था, लेकिन क्विन उसका इस्तेमाल सिर्फ एक बैकग्राउंड नॉइज के लिए करता था। वो असल में कुछ देखता नहीं था। उसे बस सन्नाटे से डर लगता था। ये अपार्टमेंट उसे सरकार की तरफ से मिला था। चूंकि उसका इस दुनिया में कोई सगा संबंधी नहीं बचा था और उसकी उम्र अभी महज 16 साल थी, इसलिए सरकार उसके रहने का खर्च उठा रही थी। कमरे में कदम रखते ही क्विन सीधा अपने डेस्क की तरफ गया और उसने उसकी दराज को बाहर खींचा। उस दराज के अंदर एक अजीब सी किताब रखी हुई थी। वो एक बेहद भारी और मोटी किताब थी जिसका वजन करीब आधा किलो था। किताब का कवर गहरे काले रंग का था और उसके ठीक बीचों बीच एक गोलाकार रिंग बनी थी जिससे कई लकीरें अलग अलग दिशाओं में निकल रही थीं। चलो आज फिर से कोशिश करते हैं, क्विन ने गहरी सांस लेते हुए कहा और उस भारी किताब को टेबल पर रख दिया। इसके बाद वो तुरंत अपने बैग की तरफ बढ़ा और वहां से एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब निकाली जिसके अंदर एक साफ पारदर्शी लिक्विड भरा हुआ था। टेस्ट नंबर 12 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखते हैं इस बार क्या होता है। क्विन ने धीरे धीरे उस टेस्ट ट्यूब के एसिड को किताब के ऊपर उड़ेलना शुरू किया। अब तक तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ। क्विन ने पूरी टेस्ट ट्यूब उस किताब पर खाली कर दी, लेकिन इसके बावजूद किताब की सतह पर एक खरोंच तक नहीं आई। क्विन ने बेहद बारीकी से किताब की जांच की कि कहीं कोई छोटा मोटा नुकसान हुआ हो, लेकिन वो किताब हमेशा की तरह बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी, बिल्कुल अछूती। एक और फेलियर। तुम आखिर खुलती क्यों नहीं? मॉम और डैड ने इस चीज को अपने पास रखा ही क्यों था? वो परेशान होकर बड़बड़ाया। 112 बार। यह उन अलग अलग तरीकों की गिनती थी जो क्विन ने इस किताब को खोलने के लिए आजमाए थे। ये किताब न तो खुलती थी और न ही इस पर किसी हथियार या चीज का कोई असर होता था। क्विन थक हारकर अपने बिस्तर पर लेट गया और उसने टीवी की आवाज थोड़ी बढ़ा दी। वो टीवी कभी देखता नहीं था, लेकिन खाली कमरे में गूंजती वो आवाजें उसे अकेलेपन का एहसास होने नहीं देती थी। उस वक्त टीवी पर कोई न्यूज चैनल चल रहा था। न्यूज एंकर गंभीर आवाज में कह रहा था, दल की रेस के साथ हुआ शांति समझौता पिछले 5 सालों से कायम है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि तनाव एक बार फिर बढ़ रहा है और हमें एक और भीषण युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। टीवी से आती इस चेतावनी ने क्विन के दिमाग में पुरानी यादें ताजा कर दी। उस दिन के बाद से टीवी पर लगातार युद्ध की ही बातें दिखाई जाती थीं।
30 साल पहले मानव जाति का सामना पहली बार तथाकथित दल की प्रजाति से हुआ था। वे दिखने में काफी हद तक इंसानों जैसे ही थे, सिवाय उनकी ड्रैगन जैसी पूंछ और मगरमच्छ जैसी सख्त स्केली स्किन के। आते ही उन्होंने इंसानों के सामने शर्त रख दी कि वे अपने सारे संसाधन उनके हवाले कर दें और उनके गुलाम बन जाएं। जाहिर है इंसानों ने घुटने टेकने के बजाय लड़ने का फैसला किया, लेकिन इंसानों को जल्द ही एहसास हो गया कि उनकी आधुनिक तकनीक उस भयानक प्रजाति के सामने पूरी तरह बेअसर थी। इंसानी बंदूक की गोलियां उनकी सख्त स्किन को भेद तक नहीं पा रही थीं। जहां इंसानों के पास सिर्फ जमीनी टैंक थे, वहीं डल्की के पास आसमान में उड़ने वाले विशालकाय एयरशिप थे जो तबाही मचा रहे थे। इंसानी फौज ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी। उस दौर में हर एक पुरुष और महिला को अपने गृह की रक्षा के लिए युद्ध के मैदान में उतरने का आदेश दिया गया था, और उन बदकिस्मत लोगों में क्विन के माता पिता भी शामिल थे। वो युद्ध सालों साल चलता रहा। क्विन इतना छोटा था कि वो बड़ा ही इस माहौल में हुआ। उसे तो ठीक से याद भी नहीं था कि उसके माता पिता असल में दिखते कैसे थे। जब इंसान पूरी तरह हार की कगार पर पहुंच चुके थे, तब मानवता के बीच से कुछ चुनिंदा लोग सामने आए। इन लोगों के पास कुछ बेहद ही अजीब और जादुई एबिलिटीज थी। उन्होंने युद्ध का पासा पलटने की उम्मीद में दूसरों के साथ भी उस रहस्यमयी शक्ति को हासिल करने का ज्ञान शेयर करना शुरू किया, और उनका ये दाम सच में काम कर गया। इसके बावजूद दाल की बेहद ताकतवर थे। दोनों पक्षों में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। इस कभी न खत्म होने वाले डेडलॉक के कारण आखिरकार 5 साल पहले एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। लेकिन शांति मिलते ही इंसानी लालच फिर से जाग गया। सब में उस जादुई शक्ति को बांटने के बजाय सरकार के ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों ने उन शक्तिशाली एबिलिटीज को सिर्फ अपने तक ही सीमित कर लिया। सिर्फ अमीर और रसूखदार लोग ही सबसे ताकतवर एबिलिटीज को सीख सकते थे, जबकि बाकी बची हुई पूरी दुनिया को बस उनके छोड़े हुए टुकड़ों और कचरों पर गुजारा करना पड़ता था। जब क्विन के माता पिता मारे गए तो उसे सरकार से कुछ नहीं मिला। सरकार बस इस बात पर राजी हुई कि जब तक वो स्कूल में है उसके रहने का खर्च उठाया जाएगा। उसके अलावा उसे एक फूटी कौड़ी नहीं दी गई। जब वो महज 10 साल का था, तब एक सरकारी एजेंट उसके दरवाजे पर आया था। उसने क्विन को एक किताब सौंपी और कहा कि उसके माता पिता के पास मरने के बाद छोड़ी गई बस यही इकलौती चीज थी। ये दुनिया इतनी बेरहम और नाइंसाफ क्यों है? क्विन ने बिस्तर से उठते हुए खुद से सवाल किया। उसकी आवाज में बरसों का दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। वो वापस उठकर अपने डेस्क की तरफ चलने लगा। उसने अपना वही टूटा हुआ चश्मा उठाया जो अब भी 2 टुकड़ों में बंटा हुआ था। उसने तय किया कि वो उसे खुद ही ठीक करेगा। उसने देखा कि चश्मे का एक लेंस फ्रेम से थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ था। उसने उस लेंस को वापस उसकी जगह पर बिठाने के लिए जोर से दबाने की कोशिश की। कम ऑन, अपनी जगह पर बैठ जाओ, वो हताशा में चिल्लाया, और उसने अपने अंगूठे से उस कांच पर पूरी ताकत से प्रेशर डाला। तभी अचानक वो कांच का लेंस दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाया और तड़तड़ा कर कई टुकड़ों में बिखर गया। कांच का एक नुकीला धारदार टुकड़ा सीधे उसके अंगूठे में गहराई तक धंस गया। आखिर ये दुनिया मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? दर्द से कराहते हुए क्विन ने अपना हाथ पीछे खींचा। उसका अंगूठा तेजी से ब्लीड कर रहा था। क्विन ने तुरंत बिना वक्त गंवाए टेबल पर बिखरे कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को साफ करना शुरू कर दिया। तभी उसने देखा कि कांच का एक टुकड़ा सीधे उसकी उस रहस्यमयी काली किताब के ऊपर गिरा था। जैसे ही क्विन ने किताब के ऊपर से कांच के उस टुकड़े को हटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसके जख्मी अंगूठे से खून की एक बड़ी सी बूंद टपकी और सीधे किताब के ठीक बीचों बीच जा गिरी। वो खून की बूंद जैसे ही सतह से टकराई, किताब के केंद्र में बनी वो गोलाकार रिंग अचानक एक रहस्यमयी जादुई रोशनी से चमकने लगी, और पलक झपकते ही वो पूरी किताब खुद ब खुद हवा में तैरने लगी। ये आखिर क्या बकवास है? ये क्या हो रहा है? क्विन की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो खौफ और हैरत के मारे पीछे की तरफ हट गया। वो किताब हवा में पागलों की तरह कांपने लगी और उससे एक बेहद तेज, अंधा कर देने वाला उजाला निकलने लगा। अचानक उस बंद किताब के पन्ने अपने आप बेहद तेज रफ्तार से पलटने शुरू हो गए। क्विन अपनी आंखें उस चमकती हुई किताब से हटा नहीं पा रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वो किसी बहुत गहरे हिप्नोटिक ट्रांस में चला गया हो। उसका शरीर हिलने तक के काबिल नहीं बचा था। किताब के पन्नों पर लिखे हुए शब्द किसी ऐसी भाषा में थे जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी, लेकिन एक अजीब और अनहोनी वजह से उसके दिमाग को वो सब कुछ साफ साफ समझ आ रहा था। जब किताब ने आखिरकार अपना आखिरी पन्ना पलटा तो वह धीरे धीरे हवा में ओझल होने लगी, मानो वो धीरे धीरे जलकर सुनहरी राख और धूल में तब्दील हो रही हो। ठीक उसी पल क्विन को महसूस हुआ कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। उसका पूरा शरीर अंदर से पूरी तरह खोखला और कमजोर हो गया और उसकी पलकें भारी होने लगी। लेकिन बेहोश होकर जमीन पर गिरने से ठीक 1 सेकंड पहले उसके दिमाग में एक रोबोटिक गूंजती हुई आवाज आई, एक सिंगल सिस्टम नोटिफिकेशन संदेश जो उसने सुना। तुमने सफलतापूर्वक शर्तों को पूरा कर लिया है, बधाई हो, तुम्हें वास की शक्तियां प्रदान की जाती हैं। अपनी चेतना को इतनी देर तक संभाल कर रख पाना क्विन के लिए नामुमकिन था। वो उन आखिरी शब्दों को पूरा सुने बिना ही पूरी तरह होश खो बैठा और गहरी बेसुधी में चला गया। सार्जेंट ग्रिफ की भारी आवाज सुनते ही क्विन के पैरों तले जमीन खिसक गई। मिलिट्री स्कूल जाने की बात उसने अपने दिमाग के किसी कोने में दबा दी थी, लेकिन अब वो हकीकत बनकर उसके सामने खड़ी थी। सिर्फ 2 मिनट सर, मैं अपना सामान लेकर अभी आया, क्विन ने घबराते हुए कहा और तेजी से अपने कमरे के अंदर भागा। उसका दिल किसी ढोल की तरह तेजी से धड़क रहा था। मनुष्यों और दाल की प्रजाति के बीच हुए उस भयानक युद्ध का ही यह नतीजा था कि हर नागरिक को 16 साल की उम्र पार करते ही अनिवार्य रूप से 2 साल के लिए मिलिट्री स्कूल जाना पड़ता था। भले ही इंसान और दाल की इस वक्त एक शांति समझौते के दौर से गुजर रहे थे, लेकिन हर कोई अंदर से अच्छी तरह जानता था कि यह अमन ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है। आए दिन मीडिया में किसी न किसी तरह की उकसावे वाली खबरें आती रहती थीं। माहौल ऐसा था मानो युद्ध किसी भी पल, किसी भी सेकंड दोबारा छिड़ सकता था। सार्जेंट ग्रिफ के साथ निकलने से ठीक पहले क्विन फुर्ती से टॉयलेट की तरफ भागा। इतना सारा पानी पीने की वजह से उसका ब्लैडर किसी भी वक्त फटने की कगार पर पहुंच चुका था। जैसे ही क्विन ने अपने कमरे से बाहर निकलकर खुली दुनिया में कदम रखा, ठीक उसी पल हवा में एक अजीबोगरीब और अनपेक्षित नई नोटिफिकेशन स्क्रीन तैरने लगी। चेतावनी, तुम्हारा शरीर सीधे सूर्य की रोशनी के संपर्क में आ रहा है। अचानक क्विन को अपने पूरे शरीर में एक भयानक सुस्ती और भारीपन महसूस होने लगा। उसे ऐसा लगा मानो वो अभी 5 किलोमीटर की दौड़ लगाकर लौटा हो। उसके हाथ पैर लोहे की तरह भारी हो चुके थे और वह चाहकर भी इस कमजोरी को दूर नहीं कर सकता था। घबराकर उसने तुरंत अपनी मानसिक कमांड से स्टेटस स्क्रीन को चेक किया। वहां जो कुछ दिख रहा था उसने क्विन के होश उड़ा दिए। सूरज की धूप में कदम रखते ही न सिर्फ उसके सारे स्टैट्स आधे रह गए थे, बल्कि उसकी एचपी की क्षमता भी घटकर आधी हो चुकी थी। यह आखिर किस तरह का बकवास साइड इफेक्ट है? क्विन ने गुस्से और हताशा में सोचा। उसकी एबिलिटी का यह ड्रॉबैक किसी भी आम एबिलिटी यूजर से बिल्कुल अलग और खतरनाक था। तभी उस रेड अलर्ट के ठीक नीचे एक और नई नोटिफिकेशन स्क्रीन पॉपअप हुई, जिसने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। तुम्हें एक नया दैनिक कार्य सौंपा गया है। यह एक नई डेली क्वेस्ट थी। नया डेली क्वेस्ट देखते ही क्विन का मूड थोड़ा सा बदल गया। पानी पीने वाले टास्क के उलट ये एक ऐसा काम था जिसे वो सिर्फ रात को सोकर भी स्वाभाविक रूप से पूरा कर सकता था। अगर यह सिस्टम वाकई गेम्स की तरह काम करता था तो इसका सीधा मतलब था कि जैसे ही वो हसीडेड EXP पॉइंट्स इकट्ठा कर लेगा, उसका लेवल अप हो जाएगा और उसके बेसिक स्टैट्स भी बढ़ जाएंगे। यानी क्विन को जितने ज्यादा डेली क्वेस्ट्स मिलते, उतनी ही तेजी से उसके लिए ताकतवर बनने के रास्ते खुलते जाते। तुम वहां खड़े खड़े इतनी धीरे क्यों चल रहे हो? अगर यही ढीला रवैया रहा तो मिलिट्री स्कूल तुम्हें जिंदा चबा जाएगा। ग्रिफ जोर से दहाड़ा। क्विन ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और आखिरकार उस बड़ी बस के पास पहुंच गया जो ठीक घर के बाहर पार्क थी। जैसे ही उसने बस के अंदर कदम रखा, उसने देखा कि वो पहले से ही उसकी उम्र के स्टूडेंट से खचाखच भरी हुई थी। वह वहां मौजूद किसी भी लड़के या लड़की को नहीं पहचानता था, जिसका साफ मतलब था कि वे सभी अलग अलग शहरों और स्कूलों से चुनकर यहां लाए गए थे। बस में सिर्फ सबसे आगे वाली एक सीट खाली थी। क्विन वहीं बैठ गया। जैसे ही वो बस के छाए वाले हिस्से में बैठा और सीधे सूर्य की रोशनी से दूर हुआ, एक नया नोटिफिकेशन उसकी आंखों के आगे तैरने लगा।
तुम्हारी शारीरिक स्थिति अब सामान्य हो चुकी है। स्टेट्स नॉर्मल होते ही क्विन का शरीर एक बार फिर नई ऊर्जा से भर गया और उसका भारीपन गायब हो गया। चलो शुक्र है। इसका मतलब ये ड्रॉबैक सिर्फ तब तक काम करता है जब तक मैं सीधी धूप के नीचे खड़ा रहूं। बस के अंदर सभी स्टूडेंट्स आने वाले भविष्य को लेकर काफी एक्साइटेड थे और आपस में जोर जोर से बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सार्जेंट ग्रिफ बस के अंदर चढ़े वहां सन्नाटा पसर गया। ठीक है, शांत हो जाओ, अब समय हो चुका है मिलिट्री एकेडमी की तरफ कूच करने का, ग्रिफ ने कड़क आवाज में कहा। बस तेजी से आगे बढ़ने लगी और सभी स्टूडेंट्स का मिलिट्री का सफर आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। पूरे रास्ते बस के अंदर एक डरावनी खामोशी छाई रही। जब भी कोई स्टूडेंट फुसफुसाने या बात करने की हिम्मत करता, सार्जेंट ग्रिफ बिना एक शब्द बोले बस उसकी तरफ अपनी ठंडी नजरें घुमा देते और वो लड़का तुरंत डर के मारे अपना मुंह बंद कर लेता। ग्रिफ को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उनके चेहरे का खौफ ये बताने के लिए काफी था कि वो क्या चाहते हैं। सफर को अभी मुश्किल से 10 मिनट ही बीते थे कि क्विन की आंखों के आगे फिर एक मैसेज फ्लैश हुआ। चेतावनी, हवा में एक अज्ञात नशीले पदार्थ की मौजूदगी का पता चला है। क्विन को यह सिस्टम संदेश बेहद अजीब लगा। उसने तुरंत चौंक कर बस के अंदर चारों तरफ देखा और जो नजारा था उसने उसे हैरान कर दिया। बस में बैठे लगभग सभी स्टूडेंट्स या तो पूरी तरह सो चुके थे या फिर अपनी सीटों पर लड़खड़ाते हुए ऊँघ रहे थे। हवा में कोई स्लीपिंग गैस छोड़ी गई थी। धीरे धीरे उस गैस का असर क्विन के दिमाग पर भी होने लगा। उसका अपना सिर चकराने लगा और उसकी पलकें भारी होकर बंद होने लगी। वो अपनी चेतना खो रहा था। लेकिन तभी सिस्टम ने उसके शरीर के अंदर उस ड्रग के खिलाफ एक नई ताकत को जागृत किया। तभी उसे अपनी तरफ बढ़ते हुए किसी के भारी और गूंजते हुए जूतों की आवाज सुनाई दी। उसने भारी पलकों को उठाकर देखा तो सार्जेंट ग्रिफ ठीक उसके ऊपर काल बनकर खड़े थे। अरे वाह, ऐसा लगता है कि तुम में से कुछ गिने चुने लोग इस स्लीपिंग गैस का मुकाबला करने में कामयाब रहे हैं। खैर, तो फिर हमारे पास तुम्हें सुलाने का दूसरा रास्ता भी है, ग्रिफ ने ठंडी आवाज में कहा। इसके पहले कि क्विन कुछ समझ पाता, ग्रिफ ने एक बड़ा सा काला बैग सीधे उसके सिर के ऊपर डाल दिया। पल भर में क्विन की आंखों के आगे पूरी तरह घुप अंधेरा छा गया। उस बैग के कपड़े के अंदर से स्लीपिंग गैस धीरे धीरे और तेजी से रिसने लगी। आखिरकार बढ़ी हुई रेजिस्टेंस के बावजूद क्विन का दिमाग थक गया और वो एक गहरी बेसुध नींद के आगोश में समा गया।